हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। कल हम लोगों ने इसका फर्स्ट सेशन पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट में कि एक्चुअल में मापन के जो स्तर थे वो कौन कौन से थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मापन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। स्तर मैंने आपको कल 4 बताए थे, अगर आपको याद होगा। हम लोगों ने कल नामित स्तर पढ़ा था, हम लोगों ने क्रमित स्तर पढ़ा था, हम लोगों ने आंतरिक या अंतराल स्तर पढ़ा था और हम लोगों ने अनुपातिक स्तर पढ़ा था। आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि अगर किसी ने बोला है कि सेकंड, तो सेकंड किस अंतर्गत आएगा स्तर के। साथ ही साथ अगर हम लोग मापन की बात करें तो मापन के प्रकार में हम लोगों को याद रखना है कि मापन जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मापन मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, जिसमें एक हो जाएगा निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत मापन और इस इप्सेप्टिव मापन। ठीक है, अब याद रखिएगा, इप्सेटिव को कुछ लोग गलत लिख देते हैं, उनको इंसेंटिव पढ़ने में सही लगता है, इप्सेंटिव पढ़ने में सही लगता है, इप्सेटिव लिखा है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा थोड़ा सा इनको। और अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपको सच्ची बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल अभी याद हो जाएगा, तुरंत क्लास में ही याद करना है आपको। पहले नंबर पे हम बात करें निरपेक्ष मापन की। कौन सा मापन है? निरपेक्ष मापन। याद रखिएगा, निरपेक्ष मापन में, इस मापन में परम शून्य की स्थिति होती है। शून्य से ऊपर जाने पर संख्याएं धनात्मक तथा शून्य से नीचे आने पर संख्याएं ऋणात्मक प्राप्त होती हैं। इस मापन को निरपेक्ष मापन कहा जाता है। एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे कि इस मापन में परम शून्य मतलब जीरो की स्थिति होती है, परम शून्य की स्थिति होती है। शून्य से ऊपर जाने पर धनात्मक और शून्य के नीचे जाने पर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। इसे निरपेक्ष मापन कहा जाता है। भैया मतलब क्या हुआ? मैंने कहा याद करने के लिए अपने दिमाग में तुम्हें एक ऐसी स्केल बनाओ, ये वाली, ठीक है, और यहाँ पे सोचो, या फिर इसको मैं इसे एटी टेप से बनाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आए। अब आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, मैंने देखा इसमें बीचों बीच यहाँ पे होगा 0, हम ऊपर जाएंगे तो +1, +2, +3 मिलेगा हमको, और नीचे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 ऐसे मिलेगा। तो भैया इस तरीके का मापन जो हो, जिसमें जैसे हम लोग टेम्परेचर नापते हैं अपना मौसम का, तो हम कभी बताते हैं कि भैया आज टेम्परेचर 44 डिग्री है, कभी कभी बोलते हैं कि भैया टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस चला गया। माइनस जाता है सर्दी बढ़ती है, पॉजिटिव जाता है गर्मी बढ़ती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मौसम ही हमारा कभी पॉजिटिव भी हो रहा है और कभी नेगेटिव भी हो रहा है। यानी 0 से ऊपर जाता है तो पॉजिटिव होता है, 0 से नीचे जाएगा तो नेगेटिव होगा। तो अगर कोई पूछे कि मौसम भैया जो नापा जाता है, मौसम की जानकारी जो हम मापते हैं, मौसम संबंधी मापन जो होता है वो किस मापन से किया जाएगा, बोलोगे वो निरपेक्ष मापन से किया जाएगा। आप उदाहरण में लिख सकते हो मौसम संबंधी मापन। मेरे हिसाब से ये वाली बात आपको अभी याद हो गई होगी इसी सेशन में, इसी जगह। निरपेक्ष मापन कौन सा है? इस मापन में परम शून्य की स्थिति होगी, शून्य से ऊपर जाने पर धनात्मक, शून्य से नीचे जाने पर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। इसे निरपेक्ष मापन कहा जाता है। उदाहरणतः मौसम संबंधी मापन हमारे निरपेक्ष मापन के अंतर्गत आते हैं। इतना लिख लोगे कि नहीं? अब बोलोगे भैया हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि अच्छा, दूसरा हम लोग बात करेंगे सामान्यीकृत मापन से। आप क्या समझते हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा। सामान्यीकृत मापन का मतलब है कि जैसे इस प्रकार का मापन जो है, प्राप्तांक आपको मिलेंगे पर वो किसी तरीके से मूल्यांकन से आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आपने प्राप्तांक प्राप्त किए, लेकिन उनसे हम आपको डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आपका मापन डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलूं कि जैसे मेरा नाम ले लो, मैंने कहा मेरा नाम अमन, ठीक है, और मैंने कोई एग्ज़ाम दिया, मैंने एक एग्ज़ाम दिया, मैंने साइंस का एक एग्ज़ाम दिया, और साइंस के उस एग्ज़ाम पेपर में मुझे 10 क्वेश्चन में से मात्र 2 क्वेश्चन आ रहे थे, सपोज दैट। और अब देखो, अगर ये 100 नंबर का एग्ज़ाम था तो ये 100% होना चाहिए, मेरे सिर्फ कितने आ रहे हैं? 20%। तो कोई इंसान ये नहीं बोल सकता है मेरे प्राप्तांक को देख करके कि अमन को एक्चुअल में साइंस का नॉलेज 20% है। इसका दूसरा तरीका बोलने का ये होगा कि अमन को जो पेपर दिया गया है 10 नंबर का, उसमें से उसको 2 क्वेश्चन आ रहे थे, 8 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। ये अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा। पर ये नहीं वो बोल सकता है कि अमन को साइंस का ही नॉलेज 20% है। भाई मेरा साइंस का नॉलेज 20% नहीं है। आप इस बात को ध्यान से समझिए। बात आ गई आपको समझ में? हाँ या ना? मतलब प्राप्तांक किसी भी प्रकार से मापन को प्रभावित नहीं करता है। याद रखेंगे इसको। सामान्यीकृत मापन में क्या होगा? इस मापन में प्राप्तांक मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करता है, किसी तरीके से वो प्रभावित नहीं कर पाएगा। वो ये नहीं बोल सकता है कि अगर आपके विज्ञान में, राज्य के विज्ञान में 0 नंबर आते हैं 20 में से, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि राज्य को विज्ञान का ज्ञान ही 0 है।
नहीं बोला जा सकता। जबकि आप यहाँ पे ये बोलोगे कि राज को वो क्वेश्चन नहीं पता थे जो उसे टेस्ट में पूछे गए, बाकी उसको दूसरे पता होंगे, पर साइंस तो उसको पता है ना, साइंस थोड़ी ना उसको जीरो पता है। बात आ रही है समझ में ना तुम्हारे? तो इसी तरीके से तुम्हें याद रखना है, जैसे तुम्हारा कोई सब्जेक्ट वीक है, तुम समझो कि सामान्यकृत मापन मेरे उसी सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा। डीएलएड में सब में अच्छे नंबर आते हैं, कभी कभार किसी की मैथ में बैक लग गई, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उसका मैथ का नॉलेज जीरो है। जो एग्ज़ाम पेपर में पूछा गया था वो उसे नहीं पता है, लेकिन एक्चुअल में तो उसको पता है ना मैथ में कि 2 + 2 4 होगा, 4 + 4 8 होगा, 8 + 8 16 होगा। ऐसा तो है नहीं कि उसका मैथ ही जीरो हो गया। अब बात समझ में आ गई? अपने आप को एग्जाम्पल में ले सकते हो ताकि दिमाग में डेफिनेशन आपके बनी रहे। अगले नंबर पे आ जाओगे आप इप्सेटिव मापन के अंतर्गत। अब इप्सेटिव मापन क्या होता है, इसमें याद रखना कि इसमें कई प्रकार के ऐसे छात्र उपकरण विधि का प्रयोग करते हैं जिसका हमें बाध्य चयन करना ही पड़ता है, यानी हम लोगों को कंफर्म उसी में से कुछ चूज करना है, हमें ऑप्शंस दिए जाएंगे ही। ठीक है, एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं अपना नाम नहीं लूँगा अब हर बार मैं कोई भी एक नाम ले लो जिसमें 4 लेटर आते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा 4 लेटर का नाम हम लोग ले लेते हैं। कौन सा नाम ले लें भाई? 3 लेटर का ले लो। मैंने कहा राज ले लिया। ठीक है, फिर मैंने कुछ बच्चों को बैठाया, मैंने कहा तुम लोगों को इसको अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली सेट करना है। ये चारों अलग अलग ऑप्शन है, तो किसी ने इसको राज बनाया, किसी ने इसको अर्ज बनाया, किसी ने इसको जार बनाया, किसी ने इसको AJR बनाया। तो इस तरीके से सब अपना अपना आजमाएंगे ना यहाँ पे जोर। आई थिंक तुम्हें बात समझ, और भी बना सकते हैं इसके आगे। ठीक है, लेकिन अब आप एक बात समझो, यहाँ पे JRA भी तो बना सकते थे, तो इस तरीके से तो हम लोग बना देंगे और भी सारे। लेकिन आप यहाँ पे ये समझो कि जो भी ये लोग कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं कि छात्र को 1 2 3 4 अंकों की वरीयता युक्त कथन दिया जाएगा और बालक को एक कथन में 1 अंक को एक ही बार सिलेक्ट करना होता है, उसको एक बार ही एक को चयन करना है। ऐसा नहीं कि मैंने कहा आप इनसे एक नाम बनाओ तो आपने कहा आर 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 बना दिया। इस आर को अगर एक बार ले लिया है तो अब इस आर को दोबारा नहीं ले सकते हैं। यही तो हमारे पास बाध्य चयन होता है, इसी को बोला जाता है बाध्य चयन। मतलब एक बार अगर हमने किसी को सिलेक्ट किया तो दोबारा उसको सिलेक्ट थोड़ी ना करेंगे, फिर तीसरी बार आप वर्ड थोड़ी ना लेंगे। तो हमारे पास एक लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं इसमें। तो हम बोलेंगे कि जिस मापन में छात्र को ऐसे उपकरण या विधि जिसका बाध्य चयन होता है, जिसका जो सिलेक्ट करने का चांस है वो एकदम कंट्रोल्ड है, एकदम फिक्स्ड है, वो हमें क्या पता चलता है, वहाँ पर हम इप्सेटिव मापन उसे कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ये लिखेंगे, उदाहरण में किसी छात्र को 1 2 3 4 अंकों की वरीयता। ये उदाहरण आपकी बुक में भी दिया गया है। ठीक है, मैंने समझाने के लिए आपको ये राज वाला ले लिया है ताकि आपके दिमाग में एक चित्र बन पाए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ऐसे 4 अंकों में है तो मैंने कहा इन 4 में से कोई एक नाम लिख दो, फिर देखो कौन क्या बना रहा है। और याद रखना कि इस मापन को जब कंप्लीट ये मापन होगा तो यहाँ पे जितने भी तरीके के नाम बन के आएंगे उन सभी में सभी छात्रों का मध्यमान हमेशा लगभग बराबर होता है। इस मापन में याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मापन में सभी छात्र का मध्यमान और मानक विचलन जो होता है वो लगभग समान होता है, तो वो होता है इप्सेटिव मापन में। याद रखेंगे इस बात को, हाँ या ना? जल्दी से बोलो, बेहतरीन तरीके से याद रहेगा। चलो ठीक है, इसी के साथ में इस क्लास को हम लोग ओवर करते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स होंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो मैं सारे आपको सॉल्व करवा दूंगा। अभी 2016 से लेकर के स्टार्ट करेंगे तो 2024-25 तक के, अपने 24 तक के जो भी हैं वो करवा देंगे, या फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, फिर अभी मैं एक एक करके करवाऊँगा या फिर इकट्ठे ही करवा दूँगा, वो अलग सेशन पे फिर डिसाइड करेंगे हम लोग। साथ ही साथ आप इस बात को भी याद रखिएगा कि हम लोग इसमें जो बहुविकल्पी होते हैं सारे एक साथ एक सेशन में करवा देंगे, अति लघुत्तरी सारे एक सेशन में करवा देंगे, और लघुत्तरी ट्राई करेंगे एक सेशन में करवाने का अगर हो जाते हैं तो। अदरवाइज़ अगर ये क्लास आप ध्यान से देखते हो तो सारे लघुत्तरी और अति लघुत्तरी आपसे वैसे भी बन जाएंगे। चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सेशन हमारा समाप्त हो चुका है, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है इस चैप्टर में। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है मापन के प्रकार और सारे मापन के प्रकार के बारे में। छोटा सा सेशन था, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे अगले नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।